प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ टर्नों पर मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान की कुछ सामान्य चीज़ें बताया था, और आज से रसायन विज्ञान का आपका कक्षा 11 का मैं प्रथम पाठ शुरू कर रहा हूँ। तो रसायन विज्ञान का प्रथम पाठ है आपका, यहाँ पे देखेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले आप यह चीज़ जानेंगे। मान लीजिए कि आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है तो रसायन विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। तो रसायन विज्ञान देखेंगे, रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया CHEMIA कीमिया शब्द से हुई है, जो एक विशेष प्रकार के लेप पदार्थ, मिस्र में क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार का लेप पदार्थ काली मिट्टी के समान होती थी। उसी को शवों में, जैसे जो शव मर जाते थे उसको दफनाने से पूर्व लगाया जाता था और उसको रख दिया जाता था। तो उसी कीमिया शब्द के आधार पर केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, मतलब रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, जैसे कोई पदार्थ है उसका संगठन, उसका कंपोजिशन, पदार्थों के गुण, पदार्थ का गुण क्या होता है। जैसे पदार्थ हम मान लीजिए कि जल ही ले लें, चाहे कोई गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, चाहे मान लीजिए कि यदि हम LPG गैस ही ले लें, तो कोई भी पदार्थ ले लें, तो पदार्थों का संगठन क्या होता है और उसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, तथा परिवर्तन उस पदार्थों में क्या होता है, चेंजेज क्या होते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन, गुणों, प्रॉपर्टीज तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो कोई भी पूछे रसायन विज्ञान क्या है तो आप ये परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है। अब हमको जानना है इसमें रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो रसायन विज्ञान की ढेर सारी शाखाएं हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य शाखाओं को दिया जा रहा है। तो मुख्य शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें कार्बनिक रसायन। पहला क्या है इसमें देखेंगे, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन इसमें देखेंगे क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है। इस शाखा में कार्बनिक यौगिकों, इस शाखा में क्या चाहिए, कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक किससे प्राप्त होते हैं? सभी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जीवित प्राणियों से बने पदार्थों से, मतलब जीवित प्राणियों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का संबंध कहीं न कहीं से जीवित पेड़ पौधे प्राकृतिक से होगा। जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, मेथेन, एथेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े हैं ना सब लोग। हाँ, तो एल्केन कहाँ से प्राप्त होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मतलब एक तरह से पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना। तो ये कहाँ से पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर से, ज़मीन के अंदर से या समुद्र में। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब भूकंप आया होगा तो जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ थी वो ज़मीन के अंदर या समुद्र के नीचे धंस गईं, और उन्हीं के सड़ने गड़ने से क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एथिल एल्कोहल ही प्राप्त करते हैं। एथिल एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल हम किससे प्राप्त करते हैं? या तो गन्ने की रस से प्राप्त करते हैं, तो गन्ना जैसे देखेंगे वनस्पति है, जीवित है ना। या तो हम चावल से बनाते हैं, चाहे किसी भी, जैसे जिसमें क्या होता है, जैसे शर्करा युक्त पदार्थ हो, चीनी युक्त पदार्थ हो, उसी सब मेथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। हो गया। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? सभी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जीवित प्राणियों से प्राप्त पदार्थों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये तो हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे अकार्बनिक रसायन। क्या है? अकार्बनिक रसायन। इस शाखा में कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जो कार्बनिक यौगिक है उसके अलावा जितने भी यौगिक होते हैं उन सभी का इसमें अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है।
तीसरा है इसमें देखेंगे भौतिक रसायन। तीसरा क्या है? भौतिक रसायन। इस शाखा में जो हम हैं भौतिक रसायन में, इस शाखा में रसायन विज्ञान के जितने भी नियम होते हैं, चाहे जितने भी सिद्धांत होते हैं, ठीक ना, या किसी भी प्रक्रम में, भौतिक प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रम में जो परिवर्तन होता है, जैसे परिवर्तन क्या होगा, ऊर्जा का परिवर्तन हो या ऊष्मा का परिवर्तन हो, तो सभी का अध्ययन हम भौतिक रसायन में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक रसायन। उसके बाद है यहाँ पे विश्लेषण या विश्लेषणिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यह शाखा गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण के अध्ययन पर आधारित है। इसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले प्रयोगों को किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मिश्रण दिया है, मिश्रण में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कौन कौन सा रसायन मिला हुआ है, ये सभी का अध्ययन हम गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में जो अध्ययन करते हैं वह हम विश्लेषण रसायन में करते हैं। किस रसायन में करते हैं? विश्लेषण रसायन में। इसी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अन्य रसायन जैसे देखेंगे यहाँ पे दिया गया, जैसे औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में हम क्या करते हैं, जैसे इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा है लेकिन आप जानेंगे। औद्योगिक रसायन में विभिन्न रसायनों का हम उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, एल्कोहल का उत्पादन, किसी भी रसायन का उत्पादन हम क्या करते हैं, औद्योगिक रसायन में करते हैं। और कृषि रसायन में, एग्रीकल्चर रसायन में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर रसायन में, जैसे हम मान लीजिए कि खाद होते हैं, खाद विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, यूरिया है, डाई है, जो चीज़ें बनाई जाती है। और औषध रसायन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी जैसे आपका मेडिसिन होते हैं सब क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। और केमिकल क्या होते हैं, सभी औषध रसायन में जो आते हैं। ठीक है। और एक नाभिकीय रसायन होते हैं। क्या होते हैं? नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन जो होता है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। नाभिकीय रसायन क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। इसमें हम विभिन्न नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ हो गया विभिन्न प्रकार के रसायन। उसके आगे हमको जानना है रसायन विज्ञान का महत्व। क्या जानना है? रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है। तो रसायन विज्ञान के महत्व क्या होते हैं देखेंगे इसमें। तो मानव सभ्यता में विकास में रसायन विज्ञान का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व निम्नलिखित है। रसायन विज्ञान का महत्व बहुत है, जैसे देखेंगे। पहला क्या है इसमें, खाद्य पदार्थों तथा उनके संरक्षण में। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को, डिब्बाबंद पदार्थ जो आते हैं, चाहे ब्रेड हो, चाहे अन्य चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, अन्य चीज़ें जो आती हैं, देखते होंगे आते हैं ना, तो उसमें विभिन्न रसायन मिले होते हैं जो उनके क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो कुछ रसायन जैसे यहाँ पे दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिरका जैसे अचार में पड़ता है, देखेंगे एथिल अल्कोहल बहुत सारी चीज़ों में, दवाइयों में पड़ता है, उसके परिरक्षण में। सोडियम बेंजोएट है, इत्यादि क्या होते हैं, पदार्थ खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किए जाते हैं। दूसरा क्या है, कृषि क्षेत्र में भी रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप विभिन्न जो खादें जानते होंगे, गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे, यूरिया है, DAP है, NPK है, इत्यादि। उसके अलावा कीटनाशक जो होते हैं, उसके अलावा फफूंदी नाशक, जैसे जो फफूंदी लग जाती है पेड़ पौधों में, उसके अलावा खरपतवार नाशक इत्यादि, सभी क्या हैं, रसायन विज्ञान की ही देन है। ये तो हो गया दूसरा इम्पॉर्टेंट। और औषधियों में देखेंगे, औषधियों में रसायन विज्ञान का बहुत ही अधिक उपयोग है। इस क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं, जैसे बुखार में, एनीमिया में, टाइफाइड में, कैंसर में, चाहे अन्य जो भी बीमारियाँ होती हैं, सभी बीमारियों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। और इसमें अगला देखेंगे, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो ऐसे होती हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आजकल के समय में देखते होंगे, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुलक है, बहुलक की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे आज के ज़माने में, जैसे सभी चीज़ें प्लास्टिक से संबंधित, बहुलक से संबंधित क्या हो रही हैं, बन रही हैं, बन रही है ना।
उसमें जैसे आपके कृत्रिम कपड़े हैं, ये सब चीज़ें बन रही हैं है। इसके अलावा जैसे अतिरिक्त रसायन विज्ञान का देखेंगे, युद्धक विज्ञान में युद्ध के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के केमिकल अस्त्र बनाने में किए जाते हैं, भू विज्ञान में भी प्रयोग किए जाते हैं, पर्यावरण विज्ञान के भी विकास में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बहुत सारे योगदान रसायन विज्ञान का है। अब अगला चीज़ इसमें आपको जानना है यहाँ पे, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण। तो यहाँ पे केवल मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, अब सिलेबस में यह निकल गया 30% के अंतर्गत जो माइनस हुआ है, लेकिन आप एक कक्षा 9 और 10 में क्या 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण जो होता है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड, तीसरा गैस होता है। इसके अलावा इसकी एक चौथी अवस्था भी मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। द्रव्य की एक चौथी अवस्था भी मानी जाती है, जिसे प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। यह जो अवस्था होती है, द्रव अवस्था और प्लस गैस अवस्था का मिश्रण होती है। द्रव अवस्था प्लस गैस अवस्था का मिश्रण होती है। ऐसे में जो पदार्थ होते हैं वे आयन के रूप में होते हैं। पदार्थ किस रूप में होते हैं, आयन के रूप में होते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होते हैं सामान्यतः वायुमंडल के ऊपरी पदार्थ में जो गैसें होती हैं आयनों के रूप में पाई जाती हैं। ये तो भौतिक वर्गीकरण हो गया। ठोस द्रव गैस में आप अंतर पढ़े भी होंगे, आप जानते होंगे वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी जानेंगे। और द्रव्य की परिभाषा भी आप जानते होंगे। द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। पढ़े ही होंगे आप चीज़ें, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस में अंतर क्या होता है आप पढ़ लेंगे। आयतन आकार किसका निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ये सब चीज़ें जानते होंगे। उसके बाद द्रव्य का यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण है। तो रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तत्व है, दूसरा यौगिक है, तीसरा क्या है, मिश्रण है। तो तत्व क्या है, तत्व वह पदार्थ है जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। यह क्या होता है, अकेले होता है। यह क्या होता है, अकेले होता है, मतलब यह किसी अन्य पदार्थों से मिलकर बने नहीं होते हैं। इनका स्वयं में अस्तित्व होता है। इनका क्या होता है, स्वयं में अस्तित्व होता है। जैसे तत्व आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, पढ़े होंगे ना ये सब चीज़ें तत्व आप, ये सब तत्व हैं। हाँ, तो तत्व क्या होता है, शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है। तत्व क्या होता है, अकेले होता है। और तत्व का प्रतीक आप जैसे पढ़े होंगे, तत्व का प्रतीक आप पढ़े होंगे, तो किसी भी तत्व का प्रतीक यदि वह 1 लेटर में, जैसे हाइड्रोजन 1 लेटर में तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। सोडियम जैसे 2 लेटर में है, सोडियम का संकेत क्या होता है, यानी तो यन कैपिटल में रहेगा, स्मॉल ए रहेगा। तो कोई भी यदि 1 लेटर में है, जैसे कोई भी तत्व का संकेत, हमेशा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। यदि 2 लेटर में है तो एक कैपिटल लेटर रहेगा पहला, दूसरा क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। ये तो हो गया आपका तत्व। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक इसमें देखेंगे क्या होते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो क्या बनते हैं, वही यौगिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो अनुपात में यदि परमाणु का अनुपात देखेंगे तो 2 संबंधे 1 के अनुपात में, और द्रव्यमान देखेंगे तो 2 संबंधे 16, या यही हो जाएगा आपका 1 संबंधे 8 के अनुपात में। 1 संबंधे किसके अनुपात में, 8 के अनुपात में, है ना। तो यौगिक आप जानते होंगे, जैसे जल यौगिक है, HCl यौगिक है, CO2 यौगिक है, हाँ, तो ये सब यौगिक हैं। ये तो आपका यौगिक हो गया। और उसके बाद क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में जो मिलकर बनता है वही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ले लें चीनी और ले लें प्लस नमक ले लें, मिश्रण बना लें, ठीक ना। तो ये मिश्रण हो गया, चीनी और जल का ये मिश्रण हो गया। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, ये पढ़े होंगे, आपको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका, समांगी होता है। एक मिश्रण क्या होता है, समांगी, होमोजीनियस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, होमोजीनियस। एक क्या होता है, विषमांगी,
ये क्या होता है? विषमांगी। इसे बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोजीनियस। इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। तो यह हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जानना है परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? तो किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, कोई भी एक तत्व ले लें, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज पदार्थ ले लें, उसका हम छोटा से छोटा कण कर सके, जितना छोटा से छोटा कर सके। तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण क्या हो? विद्यमान हो। जिसमें क्या हो? उसके सभी गुण, मतलब उस जो बड़ा रहेगा जो छोटा रहेगा, छोटे में भी क्या होगा? उस बड़े का सभी गुण क्या होगा? विद्यमान होगा। जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो उस तत्व की रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जैसे लोहा आप देखे होंगे, लोहा लोहा का कील, तो लोहे का कील सबसे छोटा से छोटा हम भाग कर लें, ठीक ना, तो जो सबसे भाग होगा वही क्या करेगा? उसके जैसे लोहे की रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, ठीक ना, तो वही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ठीक है। अब तक जो ज्ञात परमाणु हैं, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है। सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन होता है। और उसका द्रव्यमान 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इसकी परमाणु त्रिज्या 0.931 एंगस्ट्राम। एक एंगस्ट्राम में क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है ना, मतलब 0.931 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया परमाणु, अभी पढ़े भी होंगे पहले से। अब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, जैसे सभी परमाणु का द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है। जैसे आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऐसे पढ़े होंगे आप। तो परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा दी गई है, सबसे पहले सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के लिए कार्बन 12 के 6C12 को मानक माना गया है। उसके आधार पर सभी परमाणुओं का, जैसे मान लीजिए कि किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम वजन माना गया है ना, या मीटर होता है तो 1 मीटर माना गया है ना, कितनी लंबी छड़ रखी गई है इसकी, तो उसके लंबाई को हम 1 मीटर मानते हैं, 1 किलोग्राम इतने को मानते हैं। उसके आधार पर हम किसी भी चीज़ का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं ना। उसी तरह से परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 को क्या किया गया है? मानक माना गया है। उसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दी गई है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु 6C12, मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से, कार्बन 12 के से तुलना किया जाएगा किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है? हो गया चीज। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12, C-12 मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये तो हो गया परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे नोट क्या है। परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट या AMU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में प्रदर्शित करते हैं किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को। अब हम जो क्या करते हैं, AMU के स्थान पे U भी लिखते हैं, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 12.00 U या AMU माना गया है। ये तो हो गया। अब इसमें देखेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। जब किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया जाए, जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए कि 12 AMU है, उसी को हम यदि हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वही क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन का मान लीजिए कि 1.008 AMU है, उसको हम ग्राम में व्यक्त करें तो 1.008 ग्राम क्या हो जाएगा? उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा। ये तो हो गया आपका। अब देखेंगे इसमें आगे क्या जानना है। इसमें अणु जानना है। अणु
तो अणु कैसे बनते हैं, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना वह छोटा से छोटा कण, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन परमाणु H है और दूसरा भी हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, H होगा। तो दोनों मिलकर यदि वह बनाते हैं, दोनों मिलकर यदि वह बनाते हैं तो क्या बनेगा, H2 अणु बनेगा। क्या बनेगा, H2 अणु बनेगा, ठीक ना। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में क्या कर सकता है, रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु क्या होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं, एक समपरमाणु अणु होमोएटॉमिक और एक विषम परमाणु अणु। तो समपरमाणु अणु वह होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से क्या होगा, मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन H2 में दो H परमाणु है, Cl2, Br2, O2, O3, इसमें देखेंगे सभी परमाणु क्या है, समान है, तो ये समपरमाणु अणु हो गया। और दूसरा विषम परमाणु अणु होता है, मतलब इसमें जो परमाणु होंगे सब क्या हो जाएंगे, विषम होंगे, भिन्न होंगे। जैसे HCl में देखेंगे, HCl में जैसे देखेंगे एक H है और एक क्या है, Cl। H2O में देखेंगे एक H है और दो H और क्या O2 है। CO2 में देखेंगे एक कार्बन और दो क्या है, ऑक्सीजन है। तो विषम परमाणु हो गए, क्या हो गए, विषम परमाणु कण हो गए, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही, आगे हम आपको अगले टर्न पर अणु भार और अन्य चीज़ें बताएंगे। केमिस्ट्री में धीरे धीरे क्या होंगी, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। अभी ये चूँकि चैप्टर की शुरुआत है, सामान्य चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।